वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, इन तीनों को पढ़ेंगे और इनकी जो जो एक मूल विचार है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पर्यावरण नियतिवाद से स्टार्ट करें या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करें तो जो इसमें एक वर्ड लगा है इज्म, ठीक है, इज्म, या यूं कहें कि निश्चयवाद, जो वाद वर्ड है, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझें। ठीक है, किसी भी आप शब्द को जब पढ़ रहे हैं या पूरे वर्ड को जब पढ़ रहे हैं तो बेटा उसको तोड़ के पढ़ने से हमें क्या होता है कि हमें उसके जो मूल जो विचार है उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो जो इज्म है या जो वाद है, इस वाद का मतलब होता है कि विश्वास, बिलीफ क्या होता है कि मैं पर्यावरण में के निश्चयवाद में, निश्चय होने में बिलीफ रखता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो जब हम बात करें बेटा इसकी परिभाषा, तो यह क्या है, यह परिभाषा यह मानती है कि जो भौतिक पर्यावरण है, मनुष्य के चारों ओर के जो आसपास का जो वातावरण है, जलवायु हुआ, लैंडफॉर्म हुआ, वो मनुष्य के व्यवहार हो गया, संस्कृति हो गया, इतिहास हो गया, या उसका जो चरित्र हो गया, या समाज को जो पूर्णतः नियंत्रित एक तरीके से कौन करता है, जो भौतिक पर्यावरण। इट मीन्स कि जो मनुष्य का व्यवहार हुआ, मनुष्य कैसा जीवन जिएगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका कल्चर कैसा होगा, उसकी ठीक है संस्कृति कैसी होगी, सभ्यता, इतिहास, राजनीति, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है बेटा, भौतिक पर्यावरण, जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वह डिसाइड करता है। ठीक है, यह मानती है कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है और मनुष्य क्या है, एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में काम करता है। मतलब कि मनुष्य का किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो यह इसका एक मूल विचार था। अब यदि हम इसके संस्थापक की बात माने तो संस्थापक कौन थे, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के बेटा भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है, यदि फ्रेडरिक रेडजल नहीं आएगा तो ठीक है, तो ईसी सैंपल लिखा हुआ आएगा या हटिंगटन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ईसी सैंपल कौन थे, रेडजल की शिष्या थी। ठीक है, इन्होंने इस पर्यावरण जो नियतिवाद है बेटा उसको बल प्रदान किया, मतलब इसको और ज़्यादा फ्लरिश किया या इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया। ठीक है, किसने किया, इसी सैंपल ने। जो हटिंगटन थे, हटिंगटन ने बेटा जलवायु और जो मानव सभ्यता है, ठीक है, इसके बीच में संबंधों का अध्ययन किया और डिटर्मिनिज्म को एक तरीके से इन्होंने जलवायु डिटर्मिनिज्म या जलवायु नियतिवाद को एक तरीके से प्रतिपादित किया। ठीक है, किसको, जलवायु नियतिवाद। ठीक है, ठीक है, अब इसका सिद्धांत यही कहता है कि सभ्यताओं का उदय हुआ या पतन हुआ, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है बेटा, भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। इस पर मनुष्य का किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इसी सैंपल ने जैसे परिभाषा दी है बेटा, ये एग्जाम में जैसे पूछी जाती है, मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है। ठीक है, तो किसने कहा, ईसी सैंपल ने कहा। फ्रेडरिक रेडजल ने क्या कहा है कि समान भौतिक परिस्थितियां हमेशा समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। ठीक है, मतलब कि आप जैसी परिस्थितियों में रहते हैं वैसी आपकी जीवन शैली होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि जो टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जो जनजाति है बेटा एस्किमो, और जो सहारा में रहने वाली जो जनजाति है बद्दू, उनका जो जीवन है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एक तरीके से पर्यावरण द्वारा। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझे बेटा हम इसको कि जो, या यूं कहें बेटा हम कि एग्जांपल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं बेटा, उनका जो रहन सहन है या जो उनका घर है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, वहाँ पर कैसे घर, वहाँ पर खेत कैसे होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो सीढ़ी नुमा, अगर जैसे आप प्लेन में आएंगे तो आपको प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर खेतों की कैसी है, खेतों की परिस्थितियाँ कैसी हैं, सीढ़ी नुमा है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है, वहाँ की प्रकृति के द्वारा डिसाइड हो रहा है। वहाँ पर घर कैसे बनेंगे, ठीक है, तो घर कैसे होते हैं जर्नली, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो घरों का जो आकार है वो कैसा है, ठीक है,
अब समतल में आएंगे तो समतल में हमें कैसा मिलता है, फ्लैट छत देखने को मिलती है। तो फ्लैट छत वहीं पर तो होगी जहाँ पर बर्फबारी ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों पे बर्फबारी होती है, तो आपको इस तरीके की छत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है, प्रकृति के द्वारा डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी आलोचना भी होती है बेटा। आलोचना इस बेसिस पे होती है कि यह जो सिद्धांत है बेटा बहुत ही ज़्यादा अतिवादी है। इट मीन्स कि इसने जो मनुष्य को एक तरीके से बहुत छोटा समझ लिया है, मनुष्य को एक पैसिव मतलब एक निष्क्रिय तरीके से माना है, ठीक है। कि मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, जो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, आज देखिए किस तरीके से उन सब को एक तरीके से उसने नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है, ठीक है। ये इसकी आलोचना होती है। अब यदि बात करें बेटा हम संभववाद की, पॉसिबिलिज्म क्या है, तो पॉसिबिलिज्म बेसिकली इसका उल्टा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यह विचारधारा मानती है कि जो पर्यावरण है केवल संभावनाएं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज और सीमाएं प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या प्रस्तुत करता है कि यहाँ पे क्या था कि डिटर्मिनिज्म में हम क्या पढ़ रहे थे कि पर्यावरण जो है सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्यावरण के अंदर जो है पॉसिबिलिटीज होती हैं और सीमाएं प्रस्तुत करता है। मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि और विवेक के साथ उन चीजों को चुनाव करने के लिए एक तरीके से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य एक एक्टिव एजेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो इसको जो मानने वाले बेटा संस्थापक थे वो कौन से थे, फ्रांसीसी स्कूल के बिडाल डीला ब्लास, ठीक है। कौन थे, बिडाल डीला ब्लास, ठीक है। इन्होंने ये कहता है जर्मन, यह जर्मन जो नियतिवाद के विरोध में इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता पर एक तरीके से जोर दिया, ठीक है। जो लुई फेब्रे हुए बेटा इन्होंने संभववाद जो पॉसिबिलिज्म वर्ड है उसको, ठीक है, गढ़ा एक तरीके से। और जो इसके अन्य समर्थक थे वो कौन थे, जीन ब्रून्स थे, ठीक है। इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप का एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया, कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य का, ठीक है। इसका जो मूल सिद्धांत है बेटा प्रकृति सीमाएं तय करती है लेकिन मनुष्य अपनी संस्कृति के अनुसार चुनाव करता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार चुनाव करता है, ठीक है। उसे कैसे रहना है, उसे कैसे जीना है, ठीक है। तो लुसियन फेब्रे क्या करें कि यह कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। इट मीन्स कि यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझें कि बेटा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है। तो गर्मियों का मौसम है, ठीक है, आपको कायदे से गर्मी लगनी चाहिए लेकिन आपने घर में क्या लगा लिया, एसी लगा लिया। तो पर्यावरण तो हमें क्या नाम है, कोई अनिवार्यता तो प्रदान नहीं कर रहा है कि आपको रहना ही रहना है, लेकिन हमने क्या किया, एसी लगा ली। तो ये क्या है, मनुष्य अपनी संभावना मतलब बुद्धि विवेक के अनुसार चीजों को नियंत्रित करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या है, ठंडे देशों में जो ग्रीन हाउस खेती है, ठीक है, दुबई जैसे रेगिस्तान में जो कृत्रिम आइलैंड्स हैं, ठीक है, उनका निर्माण हुआ है। अब जैसे आप ये कहोगे कि जो दुबई जैसे जो देश हैं वहाँ पर कायदे से तो पानी है ही नहीं, फ्रेश वाटर है ही नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट लगा के वहाँ पर पीने लायक पानी बना रहे हैं। तो ये क्या है, हम मनुष्य को संभावनाएं दिखी कि हम समुद्र के खारे पानी से क्या बना सकते हैं बेटा, पीने लायक पानी बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए। तो ये क्या है, एक तरीके से संभावनाएं प्रस्तुत हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसकी आलोचना किस बेसिस पे होती है कि मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति को नहीं जीत सकता है, ठीक है। यह विचारधारा जो है पर्यावरण के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देती है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि पर्यावरण ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि पर्यावरण को मनुष्य कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बेटा जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, तो उसने क्या किया, पर्यावरण को एक तरीके से नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया, ठीक है। तो इसी को एक काउंटर में, इसी के बेटा एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म या नवनिश्चयवाद। इसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, या रुको और जाओ नियतिवाद। तो यह क्या था, नियतिवाद और संभववाद के बीच में एक मध्यम मार्गीय विचारधारा है। इसका मानना है कि प्रकृति की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वह उन सीमाओं का सम्मान करे, ठीक है। यह एक तरीके से एक ये मान के चलिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विचार है वो इसी विचारधारा का एक पूरक कह सकते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से केवल काम करे, यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो चीजें क्या होंगी, कहीं ना कहीं बिगड़ेंगी, ठीक है।
उसको रहने के लिए घर नहीं होगा, जैसे मान लो हम सस्टेनेबल पेड़ पौधे काटते जाएं कंटिन्यूस, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, मनुष्य के लिए ही कहीं ना कहीं वो नुकसानदायी होगी, ठीक है। अनइवन वेदर पैटर्न होगा, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन होगा, तो ये सब क्या होगा, कंटिन्यूस इंक्रीजमेंट होता जाएगा इसका। अनइवन क्या नाम है, फ्लैश फ्लड आएंगी, ठीक है, कहीं पे बादल फट रहा होगा, जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी, जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ बारिश हो रही होगी, बेमौसम बारिश हो रही होगी। तो ये क्या है, एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक विचार दिया कि मनुष्य अपनी सीमाओं में रहकर, ठीक है, मतलब प्रकृति की जो सीमाएं हैं उनका सम्मान करे, उसके हिसाब से अपना मतलब अपने लिए डेवलपमेंट उतना ही करे जितना प्रकृति हमें कह रही है, ठीक है। तो यही बात हुई। जो इसके बेटा संस्थापक हैं बेटा, वो कौन है, गिफिथ टेलर, ठीक है। तो गिफिथ टेलर और ओ एच के स्प्रेड, ठीक है, ये प्रासंभववाद के प्रणेता थे, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोबेबिलिज्म, ठीक है। अब इसका जो मूल सिद्धांत है बेटा वो है कि ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे प्रकृति क्या करती है, लाल सिग्नल देती है, जैसे ट्रैफिक में क्या होते हैं, 3 सिग्नल होते हैं, ठीक है, लाल होता है, ग्रीन होता है। तो लाल का मतलब क्या है, जब प्रकृति कहे कि यहाँ पे रुक जाइए तो रुक जाइए। हरा मतलब क्या है, सिग्नल आपको देगी कि आप यहाँ से आगे बढ़ने का संकेत मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकृति में होता है। तो गिफिथ टेलर ने क्या कहा कि मनुष्य किसी देश की प्रगति को तेज या धीमा या रोक सकता है, लेकिन वह ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि चक्रवात की जब चेतावनी मिलती है बेटा, तो तटीय क्षेत्रों को हम क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति होती है तो हम लौट आते हैं, समझे नहीं समझे। तो ये क्या है, एक रेड सिग्नल दिया प्रकृति ने कि आप यहाँ से हट जाइए हट जाइए हट जाइए, नहीं तो हम उड़ा के ले जाएंगे आपको, ठीक है। हवाएं इतनी तेज होती हैं, 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो ये वो क्या होंगी, पूरे घर के घर उड़ा लेंगी या मनुष्य के लिए तबाह कर देंगी, वहाँ पे जो भी होगा सब कुछ क्या होगा, एक तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में पढ़ते हैं कि हम उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होते हैं उनके थ्रू क्या नाम है, लोगों को अवेयर कर देते हैं, ताकि वो पहले ही उस स्थिति से बंकर्स में चले जाते हैं या किसी और स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही चक्रवात रुकता है वो लौट के फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से हमें सिग्नल देती रहती है प्रकृति, ठीक है। तो देखो यही लिखा है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है बेटा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एक तरीके से जो न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है, या आधुनिक पर्यावरणवाद जैसे हम कहते हैं, ठीक है, नूतन निश्चयवाद, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, न्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यू। तो न्यू का मतलब होता है कि जो समकालीन, एक तरीके से कंटेम्प्ररी हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, कंटेम्प्ररी डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इनका, इसका जो संस्थापक थे बेटा वो जेरेन डायमंड और जेफरी सेक्स थे, जिन्होंने क्या किया, आधुनिक विद्वान, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ या एंथ्रोपोसीन जो युग के संकटों पर आधारित है ये जो विचारधारा है, ठीक है। जैसे जेफरीन डायमंड ने जो गुंज हुए, जर्म्स हुए और स्टील जैसे जो भौगोलिक नियतिवाद की जो क्या की, इन्होंने आधुनिक व्याख्या की, ठीक है। जो जेफरी सेक्स हैं इन्होंने क्या किया, आर्थिक विकास पर भूगोल का प्रभाव का अध्ययन किया, ठीक है। इसका जो मूल सिद्धांत है बेटा वो यही है कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी का अंतिम निर्धारक कौन है बेटा, जैसे हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें तो टेक्नोलॉजी पे हमारी जो निर्भरता है वो ख़त्म नहीं करते हैं, बस कि उसका जो रूप है वो बदलता जाता है, ठीक है। सभ्यताओं का पतन कैसे होता है, अक्सर तब होता है जब समाज अपने पर्यावरण की नाजुकता को समझने में एक तरीके से विफल हो जाता है। मतलब पर्यावरण से हमें क्या करना चाहिए, सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे देखो कि मालदीव जैसा जो राष्ट्र है बेटा, उसमें जैसे मान लो सी लेवल जैसे ही राइज होगा, क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने इंडोनेशिया क्या कर रहा है आजकल, अपनी राजधानी को चेंज कर रहा है, क्योंकि उसकी राजधानी क्या हो रही है, डूब रही है कंटिन्यूस। तो ये क्या है, एक तरीके से कि हमें क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, कंपैरेटिव स्टडी में भी यही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप